पर हम बात करेंगे प्राइम टाइम में। प्रोफेसर महाराज पंडित हैं, आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और डॉक्टर एसपी सती साहब हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के। चेतन पंडित हैं, पूर्व सदस्य हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के, आप पूना से जुड़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस सेगमेंट में आप लोगों के जरिए इस संकट के कारणों पर और जो हो रहा है उस पर जो जानकारी है वो लोगों तक निकल कर पहुंच पाएगी। सती साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जो वहाँ की नदियों में जो मलबे आए, बोल्डर वगैरह आए, इसको हटाने को लेकर भी काफ़ी केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा चलता है। जो वैकल्पिक रास्ते बनाने की बात होती है केदारनाथ के बीच में, वो केंद्र और राज्य की जो तमाम एजेंसियां हैं अपनी अपनी रिपोर्ट लेके भिड़ जाती हैं। फैसला करना इतना मुश्किल हो जाता है कि पहली नज़र में हमें सरकारें दोषी तो नज़र आती हैं, लेकिन हम ये ध्यान रखना भूल जाते हैं कि वो पहाड़ कई एजेंसियों के जरिए भी चलता है। ये क्या मामला है जो अभी तक इस एक साल में नहीं सुलझाया जा सका? रवीश जी, पहली बात तो ये है कि यह बात मानने में कोई बुराई नहीं है कि यह जो पिछले साल की घटना थी यह अनोखी घटना थी और यह दुर्लभतम घटनाओं में से थी, क्योंकि हमने 1000 सालों का नदियों के फ्लड्स पे अध्ययन किया है। इतनी बड़ी त्रासदी जिसमें सतलुज से लेकर और काली तक सारी नदियां लबालब एक साथ बाढ़ग्रस्त हुई, पानी से भरी गई। ऐसी घटनाएं जियोलॉजिकल इतिहास में पहले नहीं हुई है। अच्छा। तो ये अप्रत्याशित था और बहुत बड़ा संकट था, ये बात सच है। लेकिन इसकी विराटता कई गुना हम लोगों ने बढ़ाई है। जो आपको पता है कि पिछले साल जितने लोग मरे और उसके कारण क्या थे ये भी हम जानते हैं कि कोई अनकंट्रोल यात्रा थी, इस पर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी, ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क का ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर्स हैं जो टूटे हैं, जो बसासतें टूटी हैं, 1960 के बाद की उत्पत्ति है, वो उससे पहले के नहीं टूटे हैं ज़्यादातर। इसका मतलब ये हुआ कि 60 के बाद जो यात्रा के नाम पर जो तीव्रता आई है, तीर्थाटन के नाम पर, और जिस तरह से अनियंत्रित निर्माण वहाँ हुए, 6-6, 7-7, 8-8 मंजिले होटल बने, नदी के जड़ से होटल उठाए गए हैं, उसकी वजह से ज़्यादातर इसकी विराटता बढ़ी है। अब सवाल ये उठता है कि अल्टरनेट क्या हो। यकायक हमारे पास ये प्रश्न यक्ष प्रश्न की तरह आया कि जब इतनी बड़ी त्रासदी सर्वत्र हो गई है तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बड़ा संकट है, इसका समाधान तत्काल तो नहीं होगा, लेकिन हमको प्राथमिकताएं फिक्स करनी, जैसे एक दो जैसे प्राथमिकता ये नहीं हो सकती कि एन केन प्रकारेण, हालांकि 20 लाख लोग उसके पीछे बेरोजगार हुए हैं यात्रा न होने से, लेकिन तब भी एन केन प्रकारेण प्राथमिकता ये तो नहीं हो सकती है कि यात्रा शुरू की जाए। प्राथमिकता ये है जो इतना बड़ा क्षेत्र जिसमें काली भी है, तो जिसमें उत्तराखंड की तमाम 15-16 नदियां हैं, उनके किनारे बसी बस्तियां हैं, प्राथमिकता ये है कि उनका एक वायबल समाधान, उनका रिहेबिलिटेशन का, उनके इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन का, उनके बस्तियों के अल्टरनेट कई गांव, जैसे 100 से अधिक गांव तो ऐसे हैं कि जिनको तत्काल बचाने की जरूरत है। अन्यत्र मैंने ये भी सुना है कि वहां तलछट जो इतना भर गया है पूरा नदी का कि इस बार जरा सा भी पानी अगर 5-6 फीट ऊपर आ जाए तो और बाढ़ की तबाही आ सकती है। पिछले साल का सबसे बड़ी बात यही है, 5 से 10 मीटर तक एग्रेडेशन हुआ रिवर का, नदियों में गाद के कारण नदियों का स्तर बढ़ गया है। इसकी वजह से कई बस्तियां नेस्त नाबूद हो गई और वहां वो खतरा इस साल भी बना हुआ कि अगर जरा सी बारिश, पिछले साल के 1/4 भी अगर बारिश आई तो जो नुकसान की विराटता, भले ही लोग न मरे, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स का और जो बस्तियों का नुकसान, जो सड़कों इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है, वो कई गुना होगा, कई गुना पिछले साल, क्योंकि वो सारे उनकी जड़ें खुद चुकी हैं, सारा सेंसिटिव हो चुका, सारा संवेदनशील पूरा क्षेत्र हो चुका है, और इस दृष्टि से सोचा नहीं गया है। कई क्षेत्र अभी भी उपेक्षित हैं। इसको हटाया क्यों नहीं जा सकता है? क्या ये संभव नहीं है? क्या इच्छा शक्ति की एक बात है? क्या हम ये बहुत सारे वैज्ञानिक अध्ययनों के चक्कर में पड़ गए हैं या कोई एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं कैसे हटाया जाए? ऐसा है कि क्योंकि अगर या तो संभव नहीं है, हमने देखा नहीं है कि कोई नदी में गाद भर जाए तो उसको खाली किया जा सका हो कहीं पे भी, इस स्तर पर देखा जाए तो ये संभव तो नहीं है। जिस स्तर पर, जितने बड़े पैमाने पर वो आखिर डालेंगे कहाँ? उसके बाद पिछली आपदा के बाद आखिर उत्तराखंड की ज्योग्राफी चेंज हो गई है, भूगोल चेंज हो गया। आप उतना बड़ा गाद अगर उठाएंगे तो डालेंगे कहाँ? आपके स्पेस भी तो चाहिए उसके लिए, और कितना उठाएंगे आप? करोड़ों टन मलबा, बड़े बड़े बोल्डर वगैरह, उसको नहीं उठा सकते आप,
नहीं उठा सकते आप, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पर हम ये कहते हैं कि जो बस्तियां बची हुई हैं और बचाई जा सकती हैं, नदियों को डाइवर्जन का जो काम था बहुत डिलेड शुरू हुआ, नदियों में फिर पानी बढ़ गया है। जो काम डाइवर्जन का शुरू भी हुआ था, वो बंदे स्थायी बंद जो बने थे वो टूट गए हैं, सारे के सारे बांध टूट गए हैं। और अब वो कार्य लगभग डाइवर्जन के साथ जो रिटेनिंग वॉल्स वगैरह बना के प्रोटेक्टिव मेजर्स जो करने का काम था, वो अब लगभग नहीं हो सकता 3-4 महीने। इसमें बहुत ज्यादा डिले हुई है, बहुत ज्यादा डिले हुई है। ये असंवेदनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण दहलीज पर खड़े हैं। प्रोफेसर पंडित, एक बार बात आती है कि जो वहां पनबिजली परियोजनाएं चल रही हैं और उनको लेकर उनके फैसले देने में या अनुमति देने में अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी कई तरह के मतों वाली रिपोर्ट पहुंच गई है। एक सामान्य दर्शक को या इस पे राय बनाने में बहुत मुश्किल हो जाती है कि आखिर किया क्या जाए। एक बार मंत्री कहती हैं कि बांध नहीं बनना चाहिए, एक बार मंत्री कहती हैं कि विकास अगर जरूरी है तो बांध बनाने पड़ेंगे, ये हमारी क्षमता है, इसका हमें दोहन करना चाहिए। सिर्फ उनका ही कसूर नहीं है, हर कोई इस तरह से सोचता है। तो एक राय आखिर क्या बनाई जाए कि क्या जरूरी है जो इस त्रासदी को बढ़ाए भी नहीं और जो विकास की जरूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए। रवि जी नमस्कार। पहले तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा। आपने जो लंबी चौड़ी फहरिस्त दी इंस्टीट्यूशंस की, तो ठीक है, बड़े बड़े नाम हैं, ये हैं वो हैं, तो आपकी बात से ये भी पता ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चक्कर में, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया, साइंटिफिक चक्कर, पढ़ाई के चक्कर में पढ़ के जो है हमको बहुत बार नुकसान हो रहा है। ये बात ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा। इस देश की पढ़ाई से नुकसान हो रहा हो, ये तो मैं जीते जी नहीं कह सकता कभी भी। पढ़ना ही चाहिए, भले फायदा ना हो वो अच्छा है, लेकिन पढ़ना तब भी चाहिए जब फायदा ना हो। हाँ जी, अब चलिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम ये है कि जो आपने पूरे नाम गिना, क्वांटिटी की बात नहीं है। हमको ये पता लगाना चाहिए कि हम किस क्वालिटी की रिसर्च कर रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे भारत में हो, हिमालय, अभी भी बाहर के लोग ही ज्यादा अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। बाहर मतलब हम बहुत सारे लोग हैं, हम शोर बहुत मचाते हैं, ठीक है। बाहर की दुनिया के लोग जो हैं, चाहे वो नॉर्दिक कंट्रीज के हों, चाहे वो फ्रांस के हों, चाहे वो सिंगापुर के हों, चाहे कहीं, जो सती जी अभी कह रहे थे, जो 1000 ईयर हिस्ट्री, वो बॉब वॉसन है। देखिए, बॉब वॉसन ऑस्ट्रेलिया से आते हैं हमारी स्टडी, 1000 साल की स्टडी करने के अलकनंदा पर, तो हमारे लिए शर्म की बात है। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारे यहाँ बहुत अध्ययन हो रहा है, उसकी वजह से। प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है कि हमारे यहाँ अध्ययन बहुत कम हो रहा है, शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, अभी तक क्या हुआ है कि अभी तक हम दो चीजों पर, हिमालय में पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूं, जहां पिछले 2-2.5 शतक से काम कर रहा हूं, कि वहां पर अभी तक हम टेक्नोलॉजीज ड्रिवन सॉल्यूशंस देखते रहे या सोशल एक्टिविस्ट ड्रिवन सॉल्यूशंस देखते रहे। हमने कभी भी साइंस को पॉलिसी के साथ नहीं जोड़ा। हम उसमें हमेशा पीछे। साइंटिस्ट या एक्सपर्ट जो है वो तो किसी कमेटी में नहीं मिलेगा आपको, उसी से उससे कोई पूछता भी नहीं है। तो जो शोर ज्यादा मचाते हैं, जिस तरह एनजीओज हुए, जिस तरह बाकी लोग जो बाकी दिखते हैं, उनको जो है सब जगह पाएंगे आप, वही हाल उससे। हाँ, समझ गया मैं। ठीक है, हाँ, नहीं, चलिए, वो भी अब एक, देखिए, वो भी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, उनका नाम दूसरी जगह से लिया। तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि अब उसमें क्यों हुआ, हम कई बार अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं आखिर क्यों होता है। होता इसलिए है क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है, ब्यूरोक्रेटिक या पॉलिटिकल सिस्टम जो है, उनको उनकी बात समझ में आती है, साइंस की बात उनको समझने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। तो इसलिए उनको कहते हैं कि बेटर यह है कि इनको बाहर ही रखो। लेकिन जब तक अब आप रोबस्ट साइंटिफिक एविडेंस को लेकर के हिमालय की जो प्लानिंग है अगर नहीं करेंगे, तो ये जो आपने लास्ट ईयर देखा वो होता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, उसमें क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो रही है, तो उससे और भी ये जो घटनाएं हैं उनकी तीव्रता ज्यादा होगी और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज होगी। ये तो साफ बात है। पंडित, इसलिए अगर आप मैं आपके अनुभव का एक लाभ उठाना चाहता हूं सर, मैं एक आपके अनुभव का लाभ उठाना चाहता हूं। आप हमारे दर्शक को अगर ये बता सकें
कि दुनिया के किस देश में साइंटिफिक अध्ययन के जरिए इस तरह की त्रासदी को, इससे मिलती जुलती पर्वतीय माला की त्रासदी को रोका गया है? किस देश ने ऐसी सफलता हासिल की है? नहीं, देखिए, जो जहां तक हिमालय की बात है, मैं जो सुनने वाले, जो देखने वाले हैं, उनको बताना चाहूंगा, हिमालय एक नई जो है, जो 40 मिलियन ईयर या 60 मिलियन ईयर मैंने दुनिया की अन्य पर्वतमालाओं के बारे में पूछा। उम्र है, तो हाँ, तो दुनिया के अन्य पर्वतमालाओं में ये है कि वो बहुत पुरानी हैं, तो वो स्टेबलाइज हो चुकी हैं, वो उनमें दिक्कत उतनी नहीं है जितनी जो हिमालय में है। हिमालय में जो जियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है वो इंट्रिंसिक है, उसमें आप बच नहीं सकते। इसलिए जो है, जो कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविस्ट ये कहे या डेवलपमेंटलिस्ट हो या वो हो, तो मुझे लगता है कि दोनों का बैलेंस बनाना बड़ा जरूरी है। वो बैलेंस क्या हो सकता है? शोर मचाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन उनके आपकी राय में क्या है कि क्या वहां पर बांध बनने चाहिए या बांध नहीं बनने चाहिए? तीन चीजें। नहीं, मैं उसका हाँ, नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मध्य मार्ग। एक जो मध्य मार्ग है, मध्य मार्ग का रास्ता ये है कि 3 जो बेसिक डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए हिमालय में, उनका आधार होना चाहिए, एक वहां की जियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, वहां की इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी और सोशो कल्चरल सेंसिटिविटी जो वहां के लोगों की है। ठीक है, इस आधार पर सारी की सारी जो है बात होनी चाहिए। इस आधार पर आपके अब तक के इन तीनों चीजों को, एक सेकंड सर, इस आधार पर आपके अब तक के अध्ययन जीवन में क्या कोई ऐसा बांध मिला है जो स्टडी करके बनाया गया है उस रीजन में? नहीं, ऐसा ये कहना तो बड़ा गलत होगा कि बांध जो हैं बिना अध्ययन के बनाए जाते हैं। ये तो एकदम से ये ऐसा स्टेटमेंट देना बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, वो मत दीजिए, हमारे यहाँ बड़े अच्छा तो मिला होगा ना? इंजीनियर्स हैं, ये ऐसा नहीं है। हाँ, तो हाँ, नहीं, क्यों, टिहरी डैम तो ठीक ही है, क्या उसमें क्या बुराई है? टिहरी डैम है। अब उसमें जो देखिए, ये बात हमको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर विकास होगा, इकोलॉजी में कुछ न कुछ विनाश होगा। इसमें कोई अगर ये कहे कि भाई दोनों को हम थोड़ा सा साथ साथ लेके वो गलत बात है, जनरल बात है, वो मिसलीडिंग बात है। ठीक है, हम हाँ, वहां तो इसलिए अगर हम विकास कुछ करना चाहते हैं तो उसके बदले हमको उसका एक प्राइस है, उसकी प्राइस हमको देनी पड़ेगी। कौन सी प्राइस? केदारनाथ वाली प्राइस? वो प्राइस तय कैसे दिया गया? उसका भी कोई सेल लगेगा? हाँ, केदारनाथ वाली प्राइस देने के लिए हम तैयार हो जाएं या कोई और प्राइस? ये भी एक, हाँ रवि जी, देखिए, ये भी एक गलत प्रचार हुआ लास्ट ईयर, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को एकाएक वो फैसला लेना पड़ा, सारे बांध बंद कर दो। मुझे बताइए कि केदारनाथ की ट्रेजेडी का डैम से क्या मतलब है? वहां कौन से डैम है? वहां तो कोई डैम नहीं, कारण में नहीं है, लेकिन उसके कई सारी चीजों को, हाँ, उसको बढ़ा चढ़ा देने के लिए उससे तो संबंध है ना सर। कारण की उत्पत्ति तो कहीं और हुई जहां पर डैम नहीं था, लेकिन उसकी वजह से समस्या 2 से 10 गुनी तो हो गई, तबाही। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं, क्योंकि जो बांध जब बनाते हैं तो उसके जो एंसिलरी एक्टिविटीज होती हैं, कहीं रोड बना लो, कहीं एडिट्स बना लो, कहीं टनल बना लो, कहीं कुछ कर लो, कहीं पर मक ज्यादा डाल के। एक्चुअली एक और अध्ययन हुआ है, जो मेरे मित्र हैं, जो बॉब वॉसन की, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो आजकल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, तो उन्होंने क्या पाया कि जो ये डैम बनाने वाले हैं, ये जो मलबा है, मलबा ये डालते हैं रिवर चैनल्स के उन पर बैंक्स पे, तो वहां से वो पहली बरसात में नीचे आ जाता है। तो हिमालय में जो जितने भी आज तक वो आए हैं, बाढ़ आई हैं, तो वो उनका कारण मोस्टली लैंडस्लाइड्स ही हैं ज्यादातर। तो इसलिए हमको बहुत ये देख सोच के करना चाहिए कि कहां पर हम मलबा डालें, उसको स्टेबलाइज कैसे करें, क्या करें। तो ये चीजों का ध्यान बड़ा रखना जरूरी है। चेतन पंडित जी के पास जाएंगे, आप इन पे कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले तो अध्ययनों पे बात हुई कि अध्ययन इंडिया में नहीं हो रहे हैं, यह बात सच नहीं है। क्वालिटी अध्ययन नहीं हो रहे हैं। हाँ, क्वालिटी ऑफ अध्ययन भी मैंने तो इंस्टीट्यूट गिना दिया ताकि हमारे हिंदुस्तान को लेकर निराश दर्शक इतने भी निराश ना हो कि इंडिया में कुछ है नहीं। दूसरी बात करना, वो पढ़ते लिखते लोग नहीं है, वो अलग बात है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हिमालय को एक यूनिट मानकर अध्ययन नहीं हो रहे हैं। अच्छा, आइसोलेशन में अलग आईआईटी वाले कहीं और कर रहे हैं, आइसलैंड सिंड्रोम के साथ काम हो रहा है कि जियोलॉजी वाला अलग से काम कर रहा है। पढ़ते तो होंगे ना आप, आईआईटी वाले के अध्ययन को नहीं पढ़ते हैं? नहीं, जियोलॉजी वाला पढ़ूंगा मैं। मैं बॉटनी वाले को नहीं पढ़ता, मैं जूलॉजी वाले को नहीं पढ़ता, मैं सोशल साइंस वाले को नहीं पढ़ता। तो ऐसा है कि
जरूरत ये है ठीक है। हिमालय की जो उन्होंने समग्रता कहा में कि समझने के तबाही लिए। का बांध से क्या संबंध है, इस पे हमारे दर्शकों को जो जानकारी आप बता दें। किस पे? पंडित जी ने कहा कि तबाही का बांध से बांध हाँ, से मैं कोई ये कहना संबंध चाहता हूँ कि पंडित साहब एक बात, ये केदारनाथ त्रासदी का मतलब केवल केदारनाथ से उत्पन्न त्रासदी नहीं है। मैं ये कह रहा कि सारे डैम्स पे उसके बाद आप डाउन स्ट्रीम में अगर आओ, जहां से बांध शुरू हुए हैं, क्या कारण है कि हर बांध के रिजर्वायर के बाद इमीडिएट जो उसके नीचे की बसाते हैं उनमें सारे अध्ययन, चाहे वो लामबगड़ वाला क्षेत्र, पांडुकेश्वर वाला क्षेत्र ले लो, चाहे वो श्रीनगर वाला क्षेत्र ले लो, चाहे वो लांको के ठीक है। उसके इमीडिएट डाउन स्ट्रीम में जो बसाते हैं उनमें ज्यादा तबाही हुई है। क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं है। मैं ये कह रहा हूं डैम के हम विरोधी नहीं है, लेकिन डैम वाले जिस बड़े पैमाने पर रूल्स के नॉर्म्स के वायलेशन करते हैं, मैं ये कहता हूं उसके लिए ना तो कोई बॉडीज है, ना कोई एपेक्स बॉडी उसके लिए है, ना कोई सुध लेता है। उसके साथ राजनेतृत्व का, ब्यूरोक्रेसी का और ठेकेदार का ऐसा नेक्सस होता है कि लोकल में अगर कोई विरोध करने लगे ना तो उसका मुंह काला करके घुमाते हैं। और ये एक इंसिडेंस नहीं है। अगर कोई जेन्युइन बात पे विरोध कर रहा है कि डैम वाला ऐसा कर रहा है, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन नहीं कर रहा है, तमाम श्रीनगर के बांध ने 5 लाख घन मीटर मलबा जो बेतरतीब पड़ा हुआ था, उससे श्रीनगर की व्यापक तबाही हुई है। सारे कैंपस वो मलबा हटाया नहीं गया था, है नहीं हटाया गया था, उसको कुछ प्रोटेक्शन वॉल भी नहीं लगाई गई थी, वो सीधा नदी ने उठाया। इस पर जरा पंडित जी को बोले। पूरा कैंपस खत्म हो रहा है सर। ठीक है, हाँ पंडित अब बोल लीजिए, फिर मैं चेतन जी के पास जाऊंगा। हाँ बोलिए। जो इनकी जो हाँ प्रोफेसर सती बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। एक्चुअली जो डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे थे, मैं वही बात कर रहा था कि हाँ, उससे ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि बांधों से तबाहियां नहीं होती हैं, वो तो मैंने कहा ही होती हैं। लेकिन केदारनाथ के संदर्भ में जो आपने बात करी थी, मैं उसके बारे में बोल रहा था। एनीवे, दूसरी बात जो मैं ये कह रहा था कि जैसा इन्होंने कहा कि हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ तो डाउनस्ट्रीम में तो हमेशा उन जो बांध बनाई गई कंपनियां, केयरफुल वही। हाँ पेपर है इसमें। ठीक है। चेतन पंडित साहब हमारे एक और मेहमान हैं। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं नहीं टोकना चाहता इस आज के दिन। हाँ ठीक है। चेतन पंडित साहब हमारे एक और मेहमान हैं जो सदस्य रहे हैं सेंट्रल वाटर कमीशन का। पंडित साहब थोड़ा अगर आप बता सकें कि आपके डिपार्टमेंट की क्या भूमिका रहती है, आपके मंत्रालय की क्या भूमिका रहती है, खासकर एक ऐसी त्रासदी को समझने में, उसे रोकने में, या ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसकी कहीं अन्यत्र भूमिका हो सकती है। इन सब में बहुत ज्यादा उसका से नहीं है, लेकिन आजकल लग रहा है कि बहुत ज्यादा से हो गया है उसमें। रवीश जी, ये जो त्रासदी हुई है ये बहुत थोड़े समय में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण हुई है। करीब 24 घंटे के अंदर 325 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई। ये जो आपको एक प्रचार सुनाई दिया जा रहा है कि ये सब तबाही बांधों के बनने के कारण हुई है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। केदारनाथ में जो तबाही हुई है वो चोराबाड़ी लेक के फटने से हुई है, और चोराबाड़ी लेक केदारनाथ के सिर्फ 2.1 किलोमीटर ऊपर है, और इसके बीच में यानी चोराबाड़ी लेक और केदारनाथ, इसके बीच में कोई भी बांध नहीं है। इसलिए पहले हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि तबाही बांधों के कारण नहीं हुई है। जब इतने कम समय में इतनी ज्यादा बारिश पड़ती है तो बाढ़ आती ही है और उसका निवारण करना मुश्किल होता है। जहां तक हमारे डिपार्टमेंट यानी सेंट्रल वाटर कमीशन या केंद्रीय जल आयोग की बात है, तो केंद्रीय जल आयोग सारी नदियों पर हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करता है। बह गए कई सारी नदियों पर। चेतन साहब आप जानते हैं कि कई प्रोजेक्ट बहे, और हम में से किसी ने नहीं कहा कि जो त्रासदी आई है वो बांध के कारण है। ये जरूर यहां बात हुई है कि उस त्रासदी के आने के बाद जहां जहां बांध है उसकी बसावटें, जो नीचे जो बस्तियां हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं, क्योंकि उनके जो मलबे वगैरह थे वो नहीं हटाए गए। और आप अपने जवाब देते समय मेरे इस सवाल का भी ध्यान रखेंगे, कई सारे प्रोजेक्ट बह गए। जी देखिए, जब नदी में अगर बहुत बड़ी बाढ़ आएगी तो किसी प्रोजेक्ट को कुछ डैमेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे फटा बोयांग प्रोजेक्ट है, इसमें काफी कुछ डैमेज हुआ है। लेकिन जहां तक आप इस तरह की त्रासदी को कम करने की बात करते हैं, तो आपको ये शायद पता होगा कि टिहरी डैम होने के कारण टिहरी डैम के नीचे वाले क्षेत्र जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश में बाढ़ में काफी कमी हुई है। टिहरी डैम में 21,500 क्यूबिक का फ्लड इनकमिंग था, और इसको नीचे छोड़ने में करीबन 14,000 क्यूबिक तक इसको नियंत्रित कर लिया गया।
यानी आप समझ लीजिए कि 35% फ्लड को कम किया गया। अगर टिहरी डैम ना होता तो हरिद्वार ऋषिकेश में पानी का लेवल जो हुआ वो उससे करीब 3 से लेके 5 मीटर तक ज्यादा हो सकता था। कई लोग कहते हैं, लेकिन उत्तरकाशी का इलाका फिर क्यों डूबा? वो जो अपस्ट्रीम का इलाका था वो क्यों डूबा? फिर ये एक राय में कई जगह पढ़ने को मैं देख रहा था कि हाँ, टेहरी ने काफी रोक लिया, टेहरी की क्षमता बहुत ज्यादा है, वो और गाद या मलबा को रोक सकता था। टिहरी ने फ्लड को रोक लिया, इसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट। हेलो जी, आप बोलिए। हाँ, देखिए टिहरी डैम का इंपैक्ट क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, इसके ऊपर सेंट्रल वाटर कमीशन ने 2 विस्तृत रिपोर्ट दिए हैं। आप इन रिपोर्टों को पढ़ें। पिछले साल अगस्त 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था कि एक समिति बनाई जाए, तो वो समिति बनी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश बहुत साफ था कि ये समिति जो है ये विशेषज्ञों की समिति होनी चाहिए। लेकिन पहले 2 महीने तक तो समिति बनी नहीं, और जब बनी तो उसमें कुछ विशेषज्ञ थे, सिर्फ 2, एक सेंट्रल वाटर कमीशन और एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के। इसमें कई लोग ऐसे थे कि जो किसी विशेषज्ञ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए नहीं थे, और उनका कौन से सब्जेक्ट में वो विशेषज्ञ थे। पर सर चेतन साहब ये तो गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है और फिर आप उनके क्वालिफिकेशन पे सवाल उठाते हैं। उसी रिपोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जमा किया उसमें कोर्ट का कोई अभी राय नहीं आई है, उसी में कहा गया कि बांधों की वजह से इसका ये त्रासदी काफी बढ़ी है। आप क्या बात कर रहे हो? नहीं, उसी रिपोर्ट में ये बात है सर उसमें कि बांधों की वजह से त्रासदी बढ़ी है। कोर्ट में 2 रिपोर्ट सबमिट हुए हैं। हाँ, वो जो भी है रिपोर्ट सबमिट हुए, एक पक्ष तो है, 2 रिपोर्ट सबमिट हुए हैं। सुनिए आप, सर जी पहले तो ये 2 अलग-अलग रिपोर्ट सबमिट हुए हैं। हाँ, क्योंकि रवि चोपड़ा चेयरमैन जिसके थे, वो कमेटी जो थी उनका तांत्रिक दृष्टि से कुछ बात समय नहीं हो रहा था, इसलिए जो समिति के 2 सदस्य टेक्निकल थे, सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के, इन्होंने रिजाइन करके अपनी अलग रिपोर्ट दी है। अब इस वक्त आज की तारीख में हालात ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के सामने 2 रिपोर्ट आए हुए हैं, आपके तो जो रिपोर्ट कमेटी का रिपोर्ट और उसमें से 2 टेक्निकल सदस्यों का एक अलग रिपोर्ट। अब समझ गया मैं, ये एक्सपर्ट के आपस की पॉलिटिक्स रिपोर्ट पढ़े जो भी। हाँ, ये पॉलिटिक्स बहुत क्लियरली बताया गया है। ऐसा है, देखिए चेतन साहब, ऐसा है कि जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। इसमें यहाँ पे कोई आर्गुमेंट का मंच नहीं है, नहीं ये एक्सपर्ट कमेटीज के आर्गुमेंट का मंच है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या उन एक्सपर्ट्स की उस रिपोर्ट में, रवि चोपड़ा वाली रिपोर्ट में, क्या सिग्नेचर नहीं है उनके? यूनानिमस रिपोर्ट थी कि नहीं थी? आप इस बात का सीधे हाँ या ना में जवाब दीजिए। सुनिए आप, नहीं हाँ या ना में इस चीज को जवाब नहीं दिया जा सकता। रवि चोपड़ा कमेटी जो थी उसमें सिग्नेचर में क्या दिक्कत है भाई? सर उनका पहले से ये क्यों नहीं दिया जा सकता? एक रिपोर्ट है जिसपे सबके साइन है, तो यूनानिमस ही हो गई ना। खिलाफ है, ये पहले से पता था। अच्छा, रवि चोपड़ा कमेटी, ये और हमारे दर्शक समझ जाएं जिन्होंने कि उनके प्यारे उत्तराखंड का, आदरणीय उत्तराखंड का क्या होने वाला है, समझ जाएं फिर ये कि अगर सरकार इन एक्सपर्ट कमेटी, अदालत इन सब पे राय बनाएगी तो आपसी राजनीति रहेगी। फिर आप जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा के कह रहा हूं। राजनीति नहीं है। पंडित जी, पंडित सर, अगर उनको एक आध बात पूरी कर। हाँ, अब आप कहिए। ठीक है सर, पंडित सर, बात तो इस बात पे होनी चाहिए कि उस कमेटी में जो डैम्स के कंसल्टेंट थे, ठेकेदारों के कंसल्टेंट थे, उनको कमेटी में जगह क्यों दी गई? मुद्दा तो ये होना चाहिए था। अगर आप अनबायस्ड होते तो आप ये बोलते कि जो डैम्स वालों के पैरोकार हैं, जो उनके ठेकेदारों के अच्छा, उनके कंसल्टेंट। वो मैंने इसका तो रिसर्च किया नहीं, तो खैर इसको अभी मैं छोड़ता हूँ। तो एक बात बताइए, ये जो हर साल जो फ्लड एम्बैंकमेंट जो बोला जाता है, फ्लड प्रोटेक्शन, नदियों के बीच में जो दीवार बनाई जाती है किनारे की बाढ़ से रोकने के लिए, ये क्या घपला है? मैं ये सारा जानना चाहता हूँ। असल में क्या किसी ऐसी दीवार ने अभी तक कोई बाढ़ रोकी है? देखिए, क्यों हर साल यहाँ वहाँ बनाई जाती है? ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं रोकी, लेकिन कई जगह बहुत जरूरी है, कई जगह जरूरी है। हाँ, एक सेकंड में पूछ रहा हूँ, मैं पूछ सकता हूँ ना, आप जवाब दे सकते हैं। पूछने में नो क्वेश्चन इज अ सिली क्वेश्चन सर। हाँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, नहीं आप बोलिए। मैं उदाहरणार्थ में गढ़वाल विश्वविद्यालय का कैंपस बचाने की बात करता हूँ। वहां बहुत जरूरी हो गया था कि उसमें एम्बैंकमेंट को, रिवर को चैनलाइज किया जाए, उसका डाइवर्ट किया जाए, और वहां फिर ब्रेस्ट वॉल डाल के, वहां रिटेनिंग वॉल डाल के और कैंपस को प्रोटेक्ट किया जाए। अच्छा, ऐसा पहले भी हुआ है, कई जगह हो सकता था। लेकिन यही तो दुर्भाग्य है, जो असली प्रश्न आपने पूछा
कि फरवरी मार्च तक सारी एजेंसी सोई रही जब पानी कम था। पैसा रिलीज हो गया था अक्टूबर में, मार्च तक सोई रही, अप्रैल तक भी सोई रही और बहुत देर में जागी जब पानी बढ़ गया। एक तरफ से एम्बैंकमेंट बन रहे हैं, दूसरी तरफ से बह रहे हैं। आज स्थिति यह है कि जो बड़े स्ट्रक्चर हैं और ठेकेदारों को खनन की अनुमति मिलती रही, मतलब और खनन उधर से खनन उनको वाले अनुमति मिल जाती है, उठाते रहे खनन वाले, अच्छा उधर से उठाते रहे, उन्हीं के कारण डिले के, मेरा आरोप है ये, इसीलिए प्रोसेस डिले की गई। और आज स्थिति है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय का इतना बड़ा कैंपस, चौरास कैंपस बिल्कुल नेस्त नाबूद होने के कगार पर है। सारे लोग देखते हैं बिल्कुल हाईवे पे है। जब उसके ये हाल है तो जो गांव बस्तियां अन्य दूर। प्रोफेसर पंडित, फिर आप मुझे ये बताइए कि इतने सारे मतांतर के होते हुए भी अदालत के सामने भी ये चुनौती बढ़ जाएगी अगर 6 महीने 7 महीने के बाद अगर 2-2 कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, उस पर फिर कमेटी बने, तो फिर फैसला किसके आधार पर लिया जाएगा? अगर आप वैकल्पिक रास्ता बनाना चाहते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये है कि पहली जो कमेटी बनी, हाँ नहीं, पहली कमेटी जो बनी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नहीं कहा था कि इस कमेटी में एक्टिविस्ट को रखा जाए, अब उन्होंने रखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जब एक्टिविस्ट को इस कमेटी में रखा गया, मतलब सर एक्टिविस्ट में क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन करना पड़ेगा। वो अगर वो साइंटिस्ट है, एक्टिविस्ट है, तो क्या प्रॉब्लम है? वो अचानक आपके हिसाब से वो इतना प्रॉब्लम, हाँ महाराज के पंडित, प्रॉब्लम मुझे नहीं है। आप 1 मिनट बात सुने। कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी थी, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसी आदेश के खिलाफ बननी चाहिए, उसी आदेश के अनुरूप बननी चाहिए थी। कौन बनाया ये? ने अपने आदेश में उसके खिलाफ किसने बनाया? की बात नहीं कही थी। बात मेरे आगे थोड़े या नहीं होने की नहीं है, बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके समिति बनाई है, और इसके ऊपर कई लोगों ने पर्यावरण मंत्रालय को लिखा भी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की कमेटी बनाने को कहा उस तरह की कमेटी आपने नहीं बनाई है, लेकिन उसके ऊपर पर्यावरण मंत्रालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कमेटी का मूल ही विवादित हो गया। बने हैं। जहां तक रही बांध और एक बात सुनिए, जहां तक रही बांध बनाने और बिजली बनाने की बात, तो होता यह है कि जब उत्तराखंड की बात आती है तो हम सिर्फ उत्तराखंड में बांध ना बनाओ ऐसे कहते हैं, जब पश्चिम घाट को बचाने की बात आती है तो हम पश्चिम घाट में बांध ना बनाओ कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात होती है तो अरुणाचल प्रदेश में बांध बनाओ मत बनाओ कहते हैं। मतलब यह है कि एक समय में हम कभी पश्चिम घाट को सर इस तरह से तो मत बनाइए जिस तरह से अभी बन रहे हैं, कभी अरुणाचल प्रदेश को अंधाधुंध तरीके से आप ऑर्डर दे दें। ठीक है, ना बनाए, हमारे पास समय कम है। प्रोफेसर पंडित, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिर कोई दर्शक, सरकार की छोड़िए, फिर दर्शक इस हिमालय, इन पहाड़ों को लेकर क्या वो अपनी राय बनाएगा? अगर इतने सारे उनके पॉलिटिक्स है, आज के जमाने में तो एनजीओ और एक्टिविस्ट भी बुरा वर्ड हो गया है, तो फिर हमको बताइए कि कैसे हम उन्हें समझा दें कि विकास के नाम पर पूरे उत्तराखंड को डैम में बदल देना चाहिए और खुद को राष्ट्रवादी घोषित कर देना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा है। देखिए रवि जी, मेरी हर 2 किलोमीटर पे एक डैम बनना चाहिए। देखिए जी, नहीं, मेरी जो पोजीशन है वो कहीं मिस्टर चेतन और प्रोफेसर सती के बीच की कहीं पोजीशन है। मैं जो है जब लोग कहते हैं कि पिछले साल टिहरी डैम की वजह से काफी सारा नुकसान बच गया, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसमें बचा, लेकिन उसका कारण क्या था? कारण ये नहीं था कि वो वहां डैम था, कारण ये था क्योंकि वहां के डैम सेफ्टी इंजीनियर्स ने बिल्कुल सही समय पर फोरसाइट दिखा करके उन्होंने वहां से डैम का पानी इवैक्यूएट करा। मैं 7 तारीख से 15 तारीख तक मैं वहीं था, मैं हरसिल में था। इनफैक्ट 15 तारीख की रात को आया हूं वहां से और 16 तारीख को विनाश हुआ। मैं जब डैम सेफ्टी इंजीनियर से पूछा, मैंने कहा भाई ये खाली है ये पूरा डैम, ये क्या बात है? तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ऐसा है, क्योंकि हमको डिस्चार्ज बहुत ज्यादा लग रहा था, अनयूजुअली हाई डिस्चार्ज लग रहा था जून में, तो इसलिए हमने बांध खाली किया। तो इसलिए ये बात सच है। तो ये वो नरोवा कुंजरो वाली बात है। कोई फैसला लिया, डैम खाली था इसलिए वो बचा दिया, लेकिन अगर डैम भरा होता है, ये नरोवा कुंजरवा नहीं है, तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। अब आइए दूसरी चीज पे। जी, अब मुझे खत्म करने पड़ेगा जी बहस को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि लेट मी फिनिश। हाँ जी, ठीक है। इतने सारे इसके टेक्निकल पहलू हैं कि मैं भी उतना योग्य नहीं हूं कि इस पूरे बहस को, पर इतना जरूर है कि मैं अपने दर्शकों से ये गुजारिश कर सकता हूं कि पर्यावरण के मसले को समझें। विकास भी बहुत जरूरी है
उसे भी समझें। लेकिन आजकल पानी जो है वो बारिश के पानी का इंतजार काफी मिडिल क्लास फैशन जैसा हो गया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए पानी का इंतजार फैशन नहीं है। छोटे से ब्रेक के बाद